नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम संविधान के प्रस्तावना की चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने देखा कि हमारा संविधान किस तरह से बनता है। संविधान के निर्माण की चर्चा हमने कर ली थी। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे पास यानी भारत का एक स्वयं का एक संविधान है, जिसके अनुसार भारत के शासन एवं प्रशासन का संचालन किया जाता है। अर्थात अगर कोई भी विधायिका में कोई भी कानून बनता है या आम कानून हो, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हो, चाहे जनता के लिए हो, या किसी प्रकार का सुधार है जो अधिनियम के माध्यम से बनता है, या न्यायपालिका के लिए भी पथ प्रदर्शक का कार्य ही जो संविधान करती है। इस तरह से हमने संविधान के निर्माण की पूरी प्रक्रिया समझी थी। और इसी संविधान में अर्थात जब हमने संविधान को लागू किया 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूर्णतया संविधान को लागू किया, तो उसमें भी संविधान बनने की प्रक्रिया में पहले पूरा संविधान बना, उसके बाद प्रस्तावना को अंत में जोड़ा गया। लेकिन यहाँ पर प्रस्तावना को शुरुआत में ही प्रथम पेज पर ही हम प्रस्तावना को देखते हैं और प्रस्तावना की प्रमुख बातों को समझते हैं। प्रस्तावना, यह भारत की जो प्रस्तावना है, यह सबसे पहले प्रस्तावना जो है अमेरिकी संविधान में देखने को मिलती है। कहने का यह अर्थ यह है कि हम सबसे पहले विश्व में अगर कहीं प्रस्तावना अथवा संविधान की बात की गई तो वो अमेरिकी संविधान में की गई। और संविधान भी दो तरह के, लिखित या अलिखित होते हैं। मतलब संविधान तो होता है वहाँ पर, लेकिन कोई लिखित प्रक्रिया नहीं होती है, कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता है। लेकिन भारत के संदर्भ में यह एक लिखित दस्तावेज के रूप में हमें मिलता है। जिसके अनुसार ही शासन प्रशासन के संचालन और विनियमन का कार्य चलाया जाता है संसद द्वारा कानून निर्माण में। संसद द्वारा कानून निर्माण का आधार क्या है? संविधान। अर्थात भारत में अगर कोई सर्वोच्च इकाई है, सर्वोच्च संस्था है जो पूरे देश को दिशा देती है, पूरी न्यायपालिका को दिशा देती है, संसदीय व्यवस्था को, विधायिका को दिशा देती है, एवं अन्य लोगों के अधिकारों, कर्तव्यों एवं जो भी उसके जो डिसिप्लिन्स, जो अनुशासन होते हैं, उनकी सीख यह संविधान है। भारत का संविधान ही भारत में सर्वोच्च शक्ति के रूप में काम करता है। और भारत के संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, वो आप हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में। वो है भारत की जनता। क्यों भारत की जनता? क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता ही सर्वोच्च होती है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर प्रस्तावना के स्वरूप के बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहले कि विश्व में कहीं भी अगर देखा जाए तो अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना की बात की जाती है, और भारत में संविधान की जो प्रस्तावना है वो भी अमेरिकी प्रस्तावना से काफ़ी कुछ मिलती जुलती है। लेकिन एक बात जो डिफरेंस है वो ये है कि भारतीय प्रस्तावना की, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जैसे प्रस्तावना की भाषा ली गई है, इसी प्रकार कई देश, जैसे सबसे ज़्यादा हम जानते हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से भारत का लगभग आधा संविधान लिया गया, वहीं से काफ़ी प्रावधान लिए गए। और जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ही भारत में ली गई है। और इसी तरह जो लोकतंत्र की व्यवस्था है वो भी लोकतंत्र ब्रिटेन में भी है, अमेरिका में भी है, लेकिन
दोनों जगह संविधान में अंतर है, काफ़ी अंतर है, क्योंकि यहाँ पर एक लिखित अमेरिका में एक लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है। यहाँ पर गणतंत्र है, यहाँ ब्रिटेन में गणतंत्र व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो शासक है वो वंशानुगत होता है और एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था की एक विशेषता होती है कि शासक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से ही आता है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ प्रसिद्ध विशेषज्ञों जो कि कुछ संविधान सभा में भी हैं या कुछ अन्य सदस्य हैं, अन्य लोग हैं। जैसे एक प्रसिद्ध न्यायविद हैं N.A. पालकीवाला, उनकी संविधान की, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्या राय है उसको हम जानते हैं। ये क्या कहते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में? ये प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। आप सभी जानते हैं परिचय पत्र का अर्थ क्या होता है। किसी भी एक छोटे से रूप को, किसी भी चीज के विस्तृत दस्तावेज या किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए एक छोटा सा कागज का टुकड़ा या कुछ संदेश जो काफ़ी लघु मात्रा में हो, उसको देख करके हम उसके पूरी व्यापकता, उसके पूरी व्याख्या को जान लें, वो होता है परिचय पत्र। इसी तरह इन्होंने, ये जो N.A. पालकीवाला हैं, इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। इसका अर्थ यही है कि आप संविधान की प्रस्तावना में ही ऐसी चीज़ों को देखते हैं जिनसे आपको पूरे संविधान के बारे में क्या प्रावधान होंगे, किस तरह के होंगे, क्या दिशा होगी, क्या सोच होगी उसके पीछे, और क्या किस तरह के नियम कानून भारत के संदर्भ में बनाए जाएंगे, इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ अनुमान यहीं से हो जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भारत की प्रस्तावना है, इसमें जो भारत की संविधान सभा के सदस्य होते हैं, संविधान सभा के सदस्य होते हैं, जो विधि विशेषज्ञ होते हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते हैं, इन लोगों के मन के जो विचार होते हैं, जो इनकी आत्मा की शुद्धता होती है, ये जिस तरह के भारत के सपने बुन रहे होते हैं, जिस तरह का भारत हो उसके सपने बुन रहे होते हैं, जो आदर्श होते हैं, जो इनका एक दर्शन होता है, उस दर्शन की अभिव्यक्ति हमें भारत की प्रस्तावना में देखने को मिल जाती है। और इस तरह से काफ़ी इसका व्यापक और सारगर्भित अर्थ है। इसके एक एक प्रस्तावना के एक एक शब्द का काफ़ी व्यापक एवं सारगर्भित अर्थ है, जिसको हम इसके एक एक शब्द के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। और उसके पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जो एक पंक्ति में आपके एक सेंटेंस में इसको प्रस्तावना को बताना चाहता हूँ कि प्रेम्बल इज नथिंग एल्स। प्रेम्बल इज नथिंग एल्स but the mirror of freedom fighters mind। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? कि एक बार इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं। प्रेम्बल is nothing else but the mirror of
फ्रीडम फाइटर्स माइंड, और इसको आप सोल भी कह सकते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो संविधान की प्रस्तावना है यह और कुछ भी नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता सेनानियों, बुद्धिजीवियों, विशेषज्ञों एवं इन लोगों के मन के विचारों के दर्पण के रूप में प्रस्तुत करता है। अर्थात यह एक वह दर्पण है जिसमें आपको इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मन का दर्शन होता है और उनकी आत्मा में जो चीज़ें निहित होती हैं, जिस तरह के भारत का सपना उन्होंने देखा होता है आज़ादी के पहले, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, इसके साथ ही आप यह महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, इसको मैंने पहले भी बता दिया है कि यह प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना को उद्देशिका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसको भूमिका भी कहा जाता है, उद्देशिका भी कहा जाता है और अन्य चीज़ें भी, लेकिन उद्देशिका कहने के पीछे इसका क्या कारण है? क्योंकि संविधान निर्माण की प्रक्रिया जब स्टार्ट होती है तो जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखते हैं जिसको उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। उस समय उसको उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया और उसके एक महत्वपूर्ण हिस्से को जो है यहाँ पर समेट करके प्रस्तावना के रूप में, संविधान बनने के बाद एक प्रस्तावना के रूप में, एक आईने के रूप में उसको दिखाया गया और इसको फ्रेम किया गया, जिसमें हम पढ़ते हैं, जिसको देखते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इत्यादि द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, अब इस प्रस्तावना के जो प्रमुख शब्द हैं उनके बारे में डिटेल्ड चर्चा करेंगे। अब प्रस्तावना के जो मुख्य शब्द हैं इनके बारे में हम डिटेल्ड चर्चा करेंगे। जैसे पहला शब्द है संप्रभुता। संप्रभुता क्या है? संप्रभुता क्या होती है? किसी भी देश के संदर्भ में, वह देश कोई भी स्वतंत्र देश, आज के समय में कोई भी स्वतंत्र देश, चाहे वो भारत हो या अन्य कोई भी देश जो कि स्वतंत्र हो, संप्रभु हो, तो उस संप्रभुता का अर्थ यह है कि वह अपने बाह्य अथवा आंतरिक मामले में बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी मदद के, बिना किसी के सलाह के या बाहरी देश के सलाह के स्वतंत्र निर्णय ले सकता है और किसी भी पड़ोसी देश अथवा किसी भी देश के साथ संधि, समझौता, मित्रता इत्यादि कर सकता है। यह हुआ संप्रभुता की परिभाषा और संप्रभुता का अर्थ। ठीक है, इसके बाद हम अगले शब्द, संविधान के अगले शब्द समाजवादी। समाजवादी शब्द की चर्चा करते हैं।
समाजवादी शब्द क्या है? यह साम्यवादी समाज से पृथक गांधीवादी समाजवाद को, गांधीवादी जिसमें नेहरू के भी मूल विचार हैं, और यह समाजवाद ऐसा समाजवाद है जो भारत के एक ब्रांड को स्थापित करता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले यह समाजवाद कहीं भी किस विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। क्योंकि जो रूस का समाजवाद है वह व्यक्तिगत संपत्ति के खिलाफ है, लेकिन भारत का समाजवाद इससे बिल्कुल अलग, इससे बिल्कुल इतर, इससे बिल्कुल विपरीत, यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से आशय यहाँ पर व्यक्तिगत संपत्ति एवं धन संपदा, अर्थात यहाँ भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर समाजवाद है तो सारा कुछ सरकार के अंडर में, स्टेट के अंडर में आ जाएगा। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार एवं निजी क्षेत्र, इस निजी क्षेत्र में व्यक्ति अथवा संस्था सभी शामिल हैं। व्यक्ति अथवा संस्था दोनों शामिल हैं, और इन दोनों के सह अस्तित्व के साथ समाज की बात की गई है, जो भारत का समाजवाद है। इस समाजवाद में अन्य भी कई चीजें हैं, जैसे आप कह सकते हैं आर्थिक समाजवाद, राजनीतिक समाजवाद, आर्थिक समाजवाद, राजनीतिक समाजवाद, और इसी के साथ और भी समाजवाद की चर्चा की जाती है। सामाजिक समाजवाद, इन सब का अर्थ है। जैसे आर्थिक समाजवाद का अर्थ हुआ कि अगर समाज में किसी भी चीज़ का बंटवारा होता है, संपत्ति के जो साधन होते हैं या कोई भी चीज़ होती है, तो इसको आवश्यक रूप से इसमें समता होनी चाहिए, इक्विटेबिलिटी होनी चाहिए, अर्थात आय संबंधित असमानताएं नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक समाजवाद का अर्थ है कि अगर कोई भी व्यक्ति, जो भी साधारण से साधारण व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में अगर जाना चाहे, किसी भी पद तक वह पहुंच सकता है। जैसे भारत के संविधान में यहाँ प्रावधान है, राष्ट्रपति के लिए कुछ विशेष योग्यताएं या कुछ विशेष विशेषताओं की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक साधारण व्यक्ति भी राष्ट्रपति के पद तक पहुंच सकता है। यह भारत का राजनीतिक समाजवाद है। इसको आप राजनीतिक लोकतंत्र से भी जोड़कर देख सकते हैं। सामाजिक समाजवाद अर्थात धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, यह होता है सामाजिक समाजवाद। इसके बाद हम चर्चा करेंगे धर्मनिरपेक्षता अथवा पंथ निरपेक्षता के बारे में। अब यह धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता हम देखते हैं कि आए दिन चर्चा का विषय बनता रहता है, और हाल ही में हमने एक शब्द को सुना होगा, इनटॉलरेंस, असहिष्णुता। यह भी इसी पंथ निरपेक्षता अथवा धर्मनिरपेक्षता से जुड़ा हुआ है। क्या है यह धर्मनिरपेक्षता? क्या है यह धर्मनिरपेक्ष भावना, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में इसको बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया। मुख्यतः तीन शब्द जोड़े गए थे: धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष अथवा पंथ निरपेक्ष, और अखंडता, जिसमें से समाजवाद इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, और धर्मनिरपेक्ष
शब्द को जब 42वें संविधान संशोधन 1946-76 में जोड़ा गया, तो क्यों जोड़ा गया आखिर? क्या इसके पहले इस धर्मनिरपेक्षता का भारतीय समाज में, भारतीय संविधान में कोई महत्व नहीं था? बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि इसके पहले भी धर्मनिरपेक्षता व्यापक रूप में भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज में सदियों से, सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से शामिल है। क्योंकि भारत में कोई आज से नहीं, बल्कि पिछले काफ़ी वर्षों से कई धर्मों के, कई संस्कृतियों के, कई समुदायों के, विभिन्न प्रकार के, विभिन्न जातियों, भाषाओं, बोलियों के आधार पर रहने वाले लोग हैं, जो एक साथ मिलकर रहते हैं और वसुधैव कुटुंबकम इस शब्द को चरितार्थ करते हैं, जो कि भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर और विरासत के रूप में पूरे विश्व को यूनाइट करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। अब हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के अथवा पाश्चात्य व्यवस्था, पाश्चात्य राज्य व्यवस्था, पश्चिमी राज्य व्यवस्था के संदर्भ में इसको समझेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है दोनों के संदर्भ में। जैसे पश्चिमी सभ्यता या पश्चिमी देश जो हैं, वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बिल्कुल अलग है, और भारत में धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का अर्थ बिल्कुल अलग है। यहाँ पर धर्म को राजनीति से अलग अलग करके देखा जाता है। यह धर्म जो है वहाँ राजनीति से एकदम अलग है, और यहाँ पर जो धर्म और राजनीति है, गांधी जी के अनुसार, गांधी जी क्या कहते हैं अपने राजनीतिक सिद्धांत में, बोलते हैं, उन्होंने कहा है कि बिना धर्म की राजनीति व्यर्थ है, कोई आधार नहीं है इसका, कोई मतलब की नहीं है, निरर्थक है। अगर धर्म नहीं है, धर्म का अर्थ आप क्या समझते हैं कि जैसे आज कई लोग धर्म का अर्थ एक कट्टरपंथी समुदाय या सांप्रदायिकता से लगाते हैं, जबकि ऐसा भारतीय संस्कृति के अनुसार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और भारत में प्राचीन समय से ही और आज भी धर्म का जो अर्थ है वो बिल्कुल अलग है, और वो क्या है? धर्म का अर्थ नैतिक कर्तव्य। आज आपने जरूर कुछ नया जाना होगा कि धर्म का अर्थ जो आज तक हम सांप्रदायिकता से जोड़ रहे थे, कट्टरपंथ ताकतों से जोड़ रहे थे, वो वास्तव में हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, उसके अनुसार यह नैतिक कर्तव्य है, जिसको गांधी जी ने भी अपने राजनीतिक सिद्धांत में व्याख्या की है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझा कि पश्चिमी देशों में धर्म और राजनीति क्या है, और भारत के संदर्भ में धर्म राजनीति क्या है। अब एक जो नई चीज़ जानेंगे वो ये है, जो भारतीय संविधान के अनुसार और भारतीय राज्य व्यवस्था में धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं कई देश अपने आप को इस्लामिक राज्य घोषित कर देते हैं, कई राष्ट्र जैसे नेपाल अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित करता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब पड़ोसी देश अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करते हैं। कुछ अन्य देश हैं जो भूटान, म्यांमार जैसे बौद्ध राष्ट्र घोषित करते हैं, जैसे इजराइल जैसे देश यहूदी राष्ट्र हैं। कुछ पश्चिमी देश जो अपने आप को सेकुलर भी हैं, कुछ धर्मनिरपेक्ष भी हैं, और कुछ अपने आप को ईसाई, क्रिश्चियन, ये राष्ट्र, इस तरह के राष्ट्र घोषित करते हैं। पर भारत इस संदर्भ में बिल्कुल अलग और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है,
और इसका अपना कोई धर्म, राजधर्म, भारत का अपना कोई राजधर्म नहीं होगा। यह कहाँ बताया गया है? यह हमारे संविधान में कहा गया है और प्रस्तावना भी इसको बाद में 1976 में जोड़ दिया जाता है और इसको और अधिक स्पष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने धर्मनिरपेक्ष शब्द के व्यापक अर्थ को समझा। अब हम अगले शब्द की बात करेंगे, वो है लोकतंत्र। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ धर्मनिरपेक्षता के बारे में नया पता लगा होगा और काफ़ी नए ज्ञान की अनुभूति हो रही होगी। तो लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र आप सभी ने सुना होगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय भी जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ उस समय का ही नारा है, यह उस स्लोगन है कि लोकतंत्र क्या है? जनता द्वारा जनता का जनता के लिए शासन है। क्या है? जनता द्वारा जनता का और जनता के लिए शासन। इसका क्या अर्थ हुआ? जनता द्वारा जनता का जनता के लिए शासन, क्योंकि इसमें लोकतंत्र में, किसी भी देश में अगर लोकतंत्र है तो वहाँ पर सीधी सी बात है कि चुनाव होंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे, क्योंकि लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष। अधिकतर देशों में, दुनिया के अधिकतर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन इसका प्रत्यक्ष लोकतंत्र का भी उदाहरण है स्विट्जरलैंड। थोड़ा सा यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? जहाँ पर आप अपने प्रतिनिधियों को रिकॉल कर सकते हैं, अर्थात पुनः बुला सकते हैं। जैसे अक्सर आप देखते हैं लोकतांत्रिक देश में कि 5 साल के लिए चुनाव होता है, कोई भी प्रतिनिधि 5 साल के लिए चुना जाता है और लगभग सरकारें भी जब तक बहुमत में रहती हैं तो एक निश्चित अवधि है उसके लिए जो निर्धारित है, वो 5 साल होती है और कोई भी सरकार 5 वर्ष तक चलती है अगर वह अल्पमत में नहीं आई तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 5 साल से पहले भी अपने प्रतिनिधि को जनता द्वारा बुलाया जा सकता है। इसी को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है और जनता जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जो उनके लिए कानून बनाते हैं, उनको लागू करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से जनता द्वारा, मतलब जनता द्वारा जो चुना जाता है प्रतिनिधि, वह विधायिका में जाकर के, विधायिका अर्थात भारत की संसद जो है, भारत के संदर्भ में संसद में जाकर के बहस होती है, प्रस्ताव विधेयक आते हैं, प्रस्ताव पेश होते हैं, चर्चा होती है, उसके बाद अधिनियम बनता है, तो उसके बाद यह कानून बनता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिनिधि शासन, मतलब यह जो जनता है यह अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं के लिए कानून बनाती है, फिर स्वयं के ऊपर लागू करवाती है और फिर स्वयं प्रशासित होती है। इस तरह से जनता द्वारा कानून बनाया गया, जनता का कानून बना और जनता के लिए कानून बना। इसीलिए लोकतंत्र को जनता द्वारा जनता का जनता के लिए शासन कहते हैं। एकदम सिंपल और सरल। इस तरह हमने देखा कि लोकतंत्र कैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है, और अब हम इसके टाइप्स के बारे में, इसके प्रकार के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। लोकतंत्र
कितने प्रकार का हो सकता है? एक राजनीतिक, जिसके बारे में हमने चर्चा की, राजनीतिक लोकतंत्र। दूसरा आर्थिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र। और तीसरा सामाजिक लोकतंत्र। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में भी जानेंगे। क्या है राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में? जैसे हमने जाना कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, जो जिसके लिए कुछ विशेष योग्यताएं, विशेषताएं होनी चाहिए, और उसके बाद वह भारत के किसी भी पद पर पहुंच सकता है। जैसे अगर राष्ट्र प्रमुख की बात करें और वहीं सरकार प्रमुख, सरकार का अध्यक्ष होता है, तो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भारत में व्यवस्था है कि प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा आप सरकार में जाते हैं, और इसका जो केंद्र सरकार का अध्यक्ष होता है, जो मुखिया होता है, प्रधानमंत्री होता है। वहीं अप्रत्यक्ष चुनाव जब होते हैं तो भारत का राष्ट्र प्रमुख बनता है, जो राष्ट्रपति कहलाता है। राष्ट्रपति के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आर्थिक लोकतंत्र का अर्थ क्या है? आर्थिक लोकतंत्र क्या होता है? आर्थिक लोकतंत्र के तहत मतलब यह है कि गरीब से गरीब व्यक्ति, वंचित व्यक्ति, शोषित व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो समाज के हाशिए पर है, उसको इस लोकतंत्र के माध्यम से, जो व्यक्ति परिधि पर है, उसको केंद्र में लाना। राजनीतिक लोकतंत्र के माध्यम से केंद्र में लाना या इसका प्रयास करना, और आर्थिक असमानता को सरकार की नीतियों द्वारा आर्थिक असमानता को दूर करना। यह है आर्थिक लोकतंत्र कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अपने उत्थान के लिए, अपने विकास के लिए वह निश्चित दशाएं मिले, जिसके द्वारा वह अपना सर्वांगीण विकास कर सके और स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके। सामाजिक लोकतंत्र क्या है? सामाजिक लोकतंत्र का सीधा सा अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ जो वंचित है, जो शोषित है, जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, मूलभूत सुविधाओं से के जरूरतों का उपभोग नहीं कर पा रहा है, उसको उसके साथ किसी भी तरह का जाति संबंधित, धर्म संबंधित, लिंग संबंधित भेदभाव ना हो, और वह अपना सामाजिक विकास सुनिश्चित कर सके। इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर जी ने एकदम स्पष्ट संविधान सभा में ही वो 25 नवंबर 1949 को अपने भाषण में कहते हैं कि बिना सामाजिक लोकतंत्र के राजनीतिक लोकतंत्र को स्थायित्व प्रदान नहीं किया जा सकता। ठीक है। और आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर पूरी संविधान सभा में, पूरे संविधान निर्माण के दौरान अपनी जबरदस्त दलीलों के लिए, विचारों के लिए, अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखने के लिए, बहस के लिए उनको जाना जाता है, क्योंकि वो एक महान दार्शनिक, विचारक, कानून विशेषज्ञ और निर्विवाद रूप से अनुसूचित जाति के लोगों के एक नेता थे। ठीक है, इतना जान चुके हैं हम। अब हम बात करेंगे गणतंत्र के बारे में। गणतंत्र क्या है? गणतंत्र क्या है? हम देखते हैं भारत के प्रस्तावना में इस गणतंत्र की बात करी गई है। और यह क्या है गणतंत्र? गणतंत्र का अर्थ होता है किसी भी देश में जो राष्ट्र का प्रमुख होगा वह उसका निर्वाचन होगा। जैसे भारत का जो राष्ट्र प्रमुख है, अर्थात राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति है, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का भारत में निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से राष्ट्रपति को चुना जाता है, जो और
राष्ट्रपति कार्यपालिका का हिस्सा होता है और समस्त विधायी और औपचारिक जो भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। कई देशों में हम देखते हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, यहाँ पर लोकतंत्र तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिन देशों में लोकतंत्र हो वहाँ पर गणतंत्र भी हो, और जहाँ पर गणतंत्र हो वहाँ पर लोकतंत्र लगभग जो है सामान्य सी बात होती है। तो ब्रिटेन में लोकतंत्र है, वहाँ पर चुनाव होता है, सरकार के प्रतिनिधि चुने जाते हैं और विधायिका में कानून बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र नहीं है, मतलब यहाँ पर जो राष्ट्र प्रमुख होगा, जो यहाँ की हम सुनते हैं कि ब्रिटेन में महारानी या राजा या सम्राट ये राष्ट्र प्रमुख होते हैं, लेकिन इनका निर्वाचन ना होकर के ये वंशानुगत आधार पर इनको राष्ट्र का प्रमुख घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरह हमने देखा कि क्या बेसिक डिफरेंस क्या है गणतंत्र और वंशानुगत व्यवस्था में। ठीक है, अर्थात राष्ट्र का प्रमुख अगर निर्वाचित होता है तो गणतंत्र व्यवस्था है, और अगर वंशानुगत रूप में उसको घोषित कर दिया जाता है तो वहाँ पर गणतंत्र नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम जो प्रस्तावना के शब्द के बारे में बात करेंगे। जो मूल शब्द है वह है न्याय। यह क्या है, हम बात करते हैं, प्रस्तावना में यह दिया गया है कि भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कराने के लिए जो है काम किया जाएगा। अर्थात भारत की जनता या जो भी प्रतिनिधि होंगे सब मिल करके हम समाज के सभी लोगों के साथ न्याय सुनिश्चित करेंगे। किन आधारों पर? सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर और राजनीतिक आधार पर। राजनीतिक आधार पर कैसे न्याय सुनिश्चित किया जाएगा? कोई भी व्यक्ति, वो चाहे किसी वर्ग का हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो, साधारण से साधारण व्यक्ति जो है भारत के किसी भी पद पर पहुंचने का हकदार होगा। सामाजिक न्याय का अर्थ होगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ हम लिंग, जाति, धर्म, मूलवंश, वर्ग इत्यादि के आधार पर किसी के भी साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे, अर्थात उसको न्याय उपलब्ध कराएंगे। अब आर्थिक आधार पर न्याय। आर्थिक आधार पर न्याय से सीधा सा अर्थ है कि हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, और वह गरिमापूर्ण जीवन वह व्यक्ति कैसे जिएगा, उसको कुछ चीज़ों की स्वतंत्रता होगी। क्या स्वतंत्रता होगी? कि वह भी संपत्ति का अर्जन कर सके, उसके साथ भी समान व्यवहार, एक समान दृष्टिकोण से व्यवहार किया जाए, और आर्थिक असमानता का सामना ना करना पड़े, और जिसके लिए सरकार या विधायिका विशेष प्रावधान करेगी। इसके बाद हम वैसे यह शब्द कोई नया शब्द नहीं है, काफ़ी पुराना है, और फ्रांस की क्रांति से रूस की क्रांति से संबंधित है, क्योंकि रूस की क्रांति में इस शब्द का प्रयोग किया गया था, और वहीं से भारत में भी भारत के जो मूल अधिकार हैं और ज़्यादा फोकस आप इस पे करेंगे, डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के माध्यम से
नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से लोगों को न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। अर्थात सरकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य ऐसे प्रावधान बनाएगा जिससे सभी लोगों को किसी भी चीज़ में समता स्थापित की जा सके, सभी लोगों को न्याय दिया जा सके और सबके लिए समान व्यवस्था की जा सके। और इसके लिए कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना अधिकारों के, बिना राजनीतिक अधिकारों के, बिना आर्थिक अधिकारों के व्यक्ति कुछ भी नहीं है। अर्थात फिर वह एक गुलामों की भांति रहेगा और उसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होगा, कोई विकास का कोई नज़रिया नहीं होगा, क्योंकि बिना अधिकारों के, बिना स्वतंत्रता के वह व्यक्ति खुद के लिए कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे समता और बंधुत्व की। समता और बंधुत्व, समता और बंधुत्व फ्रांस की क्रांति से संबंधित है और वहाँ पर स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की भावना के बारे में चर्चा कर करके वहाँ के जो विद्वान थे, जो विचारक थे, जैसे रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ये सब, इन्होंने फ्रांस की क्रांति में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया और समता, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की भावना के विकास के लिए उन्होंने जोर दिया, जिसको भारतीय संविधान में, संविधान बनने के बाद प्रस्तावना में शामिल किया जाता है और इसका अध्ययन हम कर रहे हैं। समता यानी कि जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समता होगी, यानी ये एक अधिकार की बात की जा रही है। भारतीय संविधान में इसको अधिकार के रूप में भी लिया गया है और यहाँ प्रस्तावना में इसको, इस समता को शामिल किया गया है। तो इसका अर्थ समझेंगे और आर्टिकल 14 से इसको स्पष्ट करेंगे कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता मतलब कानून के समक्ष सभी नागरिक, भारत के सभी नागरिक कानून के समक्ष एक समान होंगे। अर्थात यहाँ पर विशेषाधिकार नहीं होंगे, विशेषाधिकार मुक्त व्यवस्था। किसी समाज में यदि कुछ लोगों के पास विशेषाधिकार होते हैं कि वह अपने अनुसार कानून, नियम कानून को अपने अनुसार चला सकते हैं, तो वहाँ पर उन लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं और ऐसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण और उसके साथ न्याय हो पाना बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता है। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ समता का व्यवहार किया जाएगा और वहीं आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता की बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग इत्यादि के आधार पर, असमानता इत्यादि के आधार पर विभेद से मुक्ति दी गई है। विभेद से इस पे एक कानून का प्रावधान है जो आर्टिकल 15 के तहत आता है। वहीं आर्टिकल 16 में अवसर की समता की बात करी गई है और आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उल्लंघन, यहाँ पर अवसर की समता, और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अर्थात कोई भी व्यक्ति विशेषाधिकार प्राप्त कुछ विशेष उपाधियों को धारित नहीं कर सकता। संविधान बनने के बाद इस चीज़ को स्पष्ट रूप से इसमें रखा गया और इसका प्रावधान किया गया कि अब विशेषाधिकार, किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार से सुसज्जित नहीं किया जा सकता और इसका स्पष्ट, इस उल्लंघन करने पर इसके लिए
सजा का भी प्रावधान है। वहीं अगर देखा जाए तो कुछ विशेष परिस्थितियों में आप कुछ डिग्री, जैसे नाम के आगे डॉक्टर, इंजीनियर और एडवोकेट, ये सब इसकी उपाधि आप ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा राजाधिराज, महाराज, ये सारी उपाधियाँ, परमेश्वर, ये सब चीज़ें जो है, इन चीज़ों का प्रतिषेध किया गया है और इसको समता को सुनिश्चित किया गया है। वहीं अगर हम बंधुता को समझें, बंधुता का सीधा सा अर्थ भाईचारा, यह भी फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। भाईचारा, भाईचारे का विकास, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के बीच एक जुड़ाव होना चाहिए और एक दूसरे के साथ सहयोगपूर्ण रवैया होना चाहिए, ना कि परस्पर विरोधाभासी रवैया। ठीक है, तो हमने एक एक करके सभी शब्दों को समझा। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे संविधान। इस कई बार चर्चा होती है कि जो संविधान की प्रस्तावना है वह संविधान का हिस्सा या संविधान का भाग अथवा संविधान का अंग है कि नहीं है। सबसे पहले यह विवाद 1960 में बेरूबाड़ी संघ के संदर्भ में आता है। बेरूबाड़ी संघ क्या था? बेरूबाड़ी संघ, बेरूबाड़ी संघ क्या था? 1960। यह वह क्षेत्र था, यह बंगाल का वह क्षेत्र था जो एक समझौते के तहत भारत की आज़ादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान को दिया जाना था। ठीक है, एक समझौते के तहत पूर्वी पाकिस्तान को दिया जाना था। लेकिन चूंकि संविधान के पूर्व में जिनका हमने अध्ययन, पूर्व में नहीं बल्कि संविधान के आर्टिकल 1 से 4 में इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार सिर्फ और सिर्फ किसी विदेशी क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में अधिग्रहित कर सकती है, किसी क्षेत्र को विजित कर सकती है और भारतीय क्षेत्र में मिला सकती है, भारत में राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है, उसकी सीमाओं का पुनर्संयोजन कर सकती है, किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। लेकिन किसी भी भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी क्षेत्र को, चूँकि यह संविधान बन चुका है, अगर संविधान बनने के पहले की बात होती तब ब्रिटिश क्षेत्र था, ब्रिटिश भारत था और उस समय ब्रिटिशर्स डिसाइड करते थे कि भारतीय क्षेत्र के साथ उन्हें क्या करना है। लेकिन चूँकि संविधान बन चुका है, लागू हो चुका है और उसमें इसके इन अनुच्छेदों में स्पष्ट प्रावधान है कि आप भारतीय क्षेत्र को, भारत की सरकार भारतीय क्षेत्र को किसी भी विदेशी सत्ता के हाथों ना तो बेच सकती है, ना तो किसी प्रकार से हस्तांतरित कर सकती है। इसलिए यह विवाद सामने आता है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस सरकार द्वारा इस क्षेत्र को, बेरीवाड़ी क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान को देने की बात कही जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना एक निर्णय देती है और कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, इसके लिए आपको संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत एक संशोधन करना पड़ेगा और तभी आप ऐसा कर सकते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि संविधान में संशोधन किया गया और इस बेरूबाड़ी संघ को पूर्वी पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिया गया। उसके बाद जब मामला आया, प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है अथवा नहीं, तो इसी में सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन था कि जो प्रस्तावना है
क्योंकि चूंकि यह प्रश्न संविधान के संशोधन से जुड़ा हुआ था और इस विशेष जैसे इसमें राज्यों के संघ की बात कही गई है, तो यहाँ पर बात उठती थी कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ सीधे सीधे मना कर दिया कि संविधान जो है प्रस्तावना संविधान का हिस्सा ही नहीं है, और आप संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन जब प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है तो आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते, और इसमें प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा, संविधान का भाग नहीं माना गया। ठीक है, यहाँ पर प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता था। लेकिन वहीं पर एक बहुत ही 1973 में हमें एक ऐसा बहुत ही चर्चित केस देखने को मिलता है, जो कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से संबंधित है। केशवानंद भारती, यह भारत का बहुत ही चर्चित केस था 1973। इस केस में हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णय की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, उसको पलट दिया और यहाँ पर मान लिया, स्वीकार कर लिया कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का भाग अथवा अंग है। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान का अंग चूंकि मान लिया गया यहाँ पर, तो अब सीधे सीधे यहाँ पर इसको एक्सेस हो गई, इसकी पहुंच, संसद की पहुंच स्थापित हो गई, और अब संसद प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती थी, बशर्ते एक शर्त थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस डिसीजन में दिया। क्या कहा कि इसके संघीय ढांचे को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होनी चाहिए, अर्थात संघीय ढांचे के बारे में यहाँ पर स्पष्ट व्यवस्था की गई। और समय समय पर आज भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज भी इसको अपने हिसाब से व्याख्यायित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज समझा कि प्रस्तावना क्या है, इसके महत्वपूर्ण शब्दों को समझा, इसकी महत्वपूर्ण शब्दावलियों को समझा, और यह समझा कि इस प्रस्तावना में क्या क्या है, यह संशोधनीय है अथवा नहीं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।